कसाई और अनाज का व्यापारी। अकबर के राज्य में एक कसाई रहता था जो मांस बेचकर अपनी जीविका चलाता था। वो जो भी धन कमाता अपनी पोटली में रख देता। एक दिन एक व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उससे मांस मांगा। कसाई ने झटपट मांस काटकर बांध दिया। अनाज के व्यापारी ने चुपके से कसाई की पोटली चुरा ली और उसी से कसाई को सिक्के देने लगा। कसाई चिल्लाया, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरी पोटली है। व्यापारी बोला, तुम क्या बात कर रहे हो, ये मेरी पोटली है। जल्द ही वो दोनों इस बात पर झगड़ने लगे। अन्य दुकानदार भी कसाई के दुकान पर इकट्ठा हो गए। सभी ने सुझाव दिया कि मामले को बीरबल के पास लेकर चलना चाहिए। बीरबल ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर व्यापारी से पोटली मांगी। उसने पोटली के सिक्कों का निरीक्षण किया और पाया कि सिक्कों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या झगड़े के दौरान कसाई ने तुम्हारे हाथों से पोटली छीनने की कोशिश की? व्यापारी बोला, उसने पोटली लेने की कोशिश तो की थी पर मैंने लेने नहीं दी। बीरबल सारी बात समझ गया और अपना फैसला सुनाया, ये पोटली कसाई की ही है, क्योंकि इन सिक्कों पर खून के धब्बे हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब कसाई ने उन सिक्कों को छूकर पोटली में डाला हो। कसाई ने बीरबल के न्याय की प्रशंसा की। अनाज के व्यापारी को चोरी के लिए जेल में डाल दिया गया। बीरबल ने अफवाह रोकी। एक बार बीरबल मसालों के बाजार में सामान खरीद रहा था। एक अजनबी उसके पास आकर बोला, आप ही अकबर बादशाह के सबसे प्रिय मंत्री बीरबल हैं? बीरबल ने मुस्कराकर जवाब दिया, हाँ, मैं ही बीरबल हूँ। अजनबी फिर बोला, मैं बहुत दूर से सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते हैं और लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बीरबल समझ गया कि ये व्यक्ति उससे पैसे ऐंठना चाहता है। बीरबल ने उस व्यक्ति को जवाब दिया, यहाँ से वापस जाते वक्त जिन लोगों से तुमने मेरी तारीफ सुनी है उनसे कहना कि बीरबल की दयालुता की सारी कहानियां झूठी हैं। वे किसी के लिए कुछ नहीं करते। वह आदमी भांप गया कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली। उसने बीरबल से अलविदा कहा और वापस चल दिया, ना यहाँ ना वहाँ। अकबर को बीरबल की बुद्धि के साथ साथ उसकी हाजिर जवाबी और मजाकिया स्वभाव भी बहुत भाता था। यह देखकर दरबार में कई दरबारी बीरबल से जलते थे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से शिकायत की, जहांपनाह माफी चाहूंगा पर आप हमेशा बीरबल को ही महत्वपूर्ण कार्य देते हैं, दूसरे लोगों को तो अपनी क्षमता दिखाने का अवसर ही नहीं मिलता। अकबर ने मुस्कुराकर उस दरबारी को पैसों से भरी 3 पोटलियां देकर कहा, पहली पोटली से यहाँ का कुछ लाओ, दूसरी पोटली से वहाँ का कुछ लाओ और तीसरी पोटली के पैसों से ना कुछ यहाँ का और ना ही कुछ वहाँ का लाओ। दरबारी इस कार्य को करने के लिए निकल पड़ा। 2 दिन बीत गए पर दरबारी अकबर का सौंपा कार्य नहीं कर पाया। वो दरबार में वापस आया और अकबर से बोला, जहां पनाह इस कार्य को करना तो नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता कि इस कार्य को बीरबल भी कर पाएगा। अकबर ने बीरबल को बुलाकर वही कार्य सौंपा। बीरबल अगले ही दिन दरबार में आ गया और बोला, मैंने आपका दिया कार्य कर लिया जहां पनाह। पहली पोटली के पैसों से मैंने कुछ मिठाइयाँ खरीदीं, उसे मैंने यहाँ की कोई वस्तु लेने में खर्च किया। दूसरी पोटली के धन को मैंने गरीबों में बांट दिया और उनसे कहा कि वो आपके लिए दुआएं मांगे। इस तरह मैंने वहाँ का कुछ खरीदा। तीसरी पोटली के धन से मैंने जुआ खेला। उस पैसों को मैंने ऐसी चीज पर खर्च किया जो न यहाँ का है और न वहाँ का। सभी हैरान थे कि बीरबल ने यह कार्य भी कर दिखाया। दरबारी अपनी हार मान गया और शर्मिंदा था। अकबर ने बीरबल को कार्य पूरा करने के लिए पुरस्कार दिया। अनोखा छाता। अकबर एक दिन कुछ परेशान थे। बीरबल ने उसी वक्त एक चुटकुला सुनाया जिससे अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने दिखाना बीरबल से कहा, यहाँ से चले जाओ और दोबारा अपना चेहरा मत। बीरबल शहर छोड़कर चला गया। जब अकबर का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें बीरबल की याद सताने लगी। अकबर जानते थे कि बीरबल को चुनौतियां पसंद हैं।
अगले दिन अकबर ने मुनादी करवाई, अगर कोई बिना छाते के धूप में चले मगर फिर भी उसके सिर पर छाया हो तो उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक ग्रामीण अकबर के महल में आया। उसने अपने सिर के ऊपर एक चारपाई पकड़ी हुई थी। वो अकबर के आगे आया और बोला, जहां पनाह, मैं यहाँ अपना इनाम लेने आया हूँ। अकबर ने उसे इनाम दिया और बोले, अब मुझे उस व्यक्ति के पास ले चलो जिसने तुम्हें यहाँ चारपाई को सिर पर रखकर लाने को कहा। ग्रामीण अकबर को अपने गांव ले गया। बीरबल वहाँ किसान बनकर रह रहा था। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी और उसे वापस चलने को कहा। बीरबल उनकी बात मान गया। जल्द ही एक जासूस ने अकबर को जाकर इस बात की खबर दे दी। अकबर को जासूस की बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने खुद जाकर देखने का निर्णय लिया। अकबर ने भी जाकर बीरबल से पूछा, तुम क्या कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने सेवक को इशारा किया और उसने कुछ लिखा। बीरबल और अकबर वापस महल आ गए। बीरबल ने सूची अकबर को दे दी। अकबर सूची में अपना नाम देखकर हैरान रह गए और गुस्सा होकर बीरबल से बोले, तुमने अंधे लोगों की सूची में मेरा नाम क्यों लिखा? बीरबल ने नम्रता से जवाब दिया, हुजूर, बाकी कई लोगों की तरह आपने भी मुझसे यही पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, जबकि यह साफ था कि मैं जूतों की मरम्मत कर रहा था। जिनकी आंखें होती हैं पर उनका व्यवहार अंधों सा होता है, क्या वो अंधों की सूची में नहीं आते? अकबर हंसे और बीरबल की बात से सहमत हो गए। बारात। अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी बीरबल से जलते थे। एक बार अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ महल की छत पर खड़े थे। एक दरबारी ने शिकायत करते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, आप सिर्फ बीरबल के ही सुझाव मानते हैं, आप दूसरे दरबारियों की सलाह सुनते ही नहीं। अकबर को ये जानकर दुख हुआ कि कुछ दरबारी उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने दूसरे दरबारियों को बीरबल की अहमियत समझाएंगे। तभी अकबर को महल के दरवाजे से एक बारात जाती दिखाई दी। उन्होंने उस दरबारी को ये पता करने भेजा कि बारात किसकी है। दूल्हे से पूछताछ करने के बाद वो दरबारी खुशी खुशी वापस आ गया। फिर अकबर ने बीरबल से कहा कि वो बारात से पूछताछ करके आए। बीरबल भी पूछताछ करके वापस आ गया। फिर अकबर ने दरबारी से पूछा, बताओ ये बारात कहाँ जा रही है? दरबारी चकित रह गया। उसने कहा, हुजूर, आपने तो ये पूछने के लिए कहा था कि ये बारात किसकी है, मैं तो उसे वही पूछकर आया। अकबर ने वही सवाल बीरबल से पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, ये लोग इलाहाबाद रहे हैं। जा अकबर दरबारी की तरफ घूमा और कहा, अब तुम्हें समझ आया कि मैं बीरबल का सुझाव क्यों मानता हूँ। वो सिर्फ कार्य खत्म नहीं करता बल्कि उस कार्य से जुड़ी हर बात की जानकारी रखता है। बीरबल आने वाली समस्या को पहले ही भांप लेता है और उसका समाधान भी खोज लेता है। दरबारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अकबर से माफी मांगी। अनोखा छाता। अकबर एक दिन कुछ परेशान थे। बीरबल ने उसी वक्त एक चुटकुला सुनाया जिससे अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने बीरबल से कहा, यहाँ से चले जाओ और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना। बीरबल शहर छोड़कर चला गया। जब अकबर का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें बीरबल की याद सताने लगी। अकबर जानते थे कि बीरबल को चुनौतियां पसंद हैं। अगले दिन अकबर ने मुनादी करवाई, अगर कोई बिना छाते के धूप में चले मगर फिर भी उसके सिर पर छाया हो तो उसे इनाम दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक ग्रामीण अकबर के महल में आया। उसने अपने सिर के ऊपर एक चारपाई पकड़ी हुई थी। वो अकबर के आगे आया और बोला, जहां पनाह, मैं यहाँ अपना इनाम लेने आया हूँ। अकबर ने उसे इनाम दिया और बोले, अब मुझे उस व्यक्ति के पास ले चलो जिसने तुम्हें यहाँ चारपाई को सिर पर रखकर लाने को कहा। ग्रामीण अकबर को अपने गांव ले गया। बीरबल वहाँ किसान बनकर रह रहा था। अकबर ने बीरबल से माफी मांगी और उसे वापस चलने को कहा। बीरबल उनकी बात मान गया। समुद्र और नदी का विवाह।
बीरबल से नाराज होकर एक बार बादशाह अकबर ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया। बीरबल बिना कुछ बोले चुपचाप राज्य से चला गया। कुछ ही दिनों में अकबर को बीरबल की कमी खलने लगी। उन्होंने एक प्रस्ताव आसपास के सभी राज्यों में भेज दिया। प्रस्ताव में पहेली थी और अकबर मानते थे कि उसका जवाब सिर्फ बीरबल दे सकता है। अकबर के संदेश में लिखा था, बादशाह अकबर अपने समुद्र का विवाह रचाना चाहते हैं। सभी राजा अपनी अपनी नदियों को भेजें। सिर्फ एक राज्य से जवाब आया, हम अपनी नदियों को भेजने के लिए तैयार हैं, पर आपके समुद्र को बीच रास्ते में आकर उनका स्वागत करना होगा। अकबर समझ गए कि ये जवाब बीरबल का ही हो सकता है। वो उस राज्य में गए और बीरबल को वापस आने के लिए कहा। बीरबल सहर्ष मान गया। सम्मान और डर। एक बार अकबर ने बीरबल से टहलते वक्त कहा, बीरबल मेरे सभी दरबारी आज्ञाकारी हैं और मेरा बहुत सम्मान करते हैं। ये बात सुनकर बीरबल बोला, हाँ जहांपनाह, वो आपकी इज्जत तो करते हैं पर आपसे डरते भी हैं। अकबर को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और उसने बीरबल से ये बात सिद्ध करने को कहा। बीरबल ने दरबार में ऐलान करवा दिया कि बादशाह अकबर शिकार पर जा रहे हैं, परंतु वो चाहते हैं कि सभी दरबारी सूर्योदय से पहले महल के कुंड में दूध डाल दें। अगले दिन जब अकबर आए तो उन्होंने कुंड को पानी से भरा पाया। उसमें दूध की एक बूंद भी नहीं थी। भगवान से बड़ा। एक बार एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया। आते ही उसने अकबर की तारीफ करनी शुरू कर दी। जोश जोश में उसने ये तक कह दिया कि अकबर भगवान से भी बड़े हैं। अकबर समझ गए कि वो व्यक्ति चापलूसी कर रहा है, परंतु वो बीरबल की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, इस बारे में तुम क्या सोचते हो बीरबल? बीरबल बोला, ये ठीक कह रहा है हुजूर। बीरबल की बात सुनकर अकबर चकित रह गए और बीरबल से अपनी बात विस्तार में समझाने को कहा। बीरबल बोला, जहांपनाह, आप भगवान से बड़े हैं, क्योंकि आप जब चाहे किसी को भी अपने राज्य से बाहर निकाल सकते हैं, परंतु भगवान ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये सारा संसार उनका साम्राज्य है। बीरबल की इस हाजिर जवाबी के लिए सबने उसकी तारीफ की आसमान के तारे। एक दिन एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप हर वक्त बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ करते हैं। मैं उसे तब बुद्धिमान मानूंगा जब वो मेरे सवाल का जवाब दे सकेगा। अकबर ने उससे बीरबल से सवाल पूछने को कहा। दरबारी ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे आसमान के तारों की संख्या बता सकते हो? बीरबल ने इसका जवाब देने के लिए एक दिन का समय मांगा ताकि वो रात को तारे गिन सके। अगले दिन बीरबल दरबार में एक भेड़ लेकर आया और दरबारी से बोला, आसमान में उतने ही तारे हैं जितने इस भेड़ के शरीर पर बाल हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद गिनकर देख लीजिए। दरबारी ने बीरबल की बुद्धिमानी के आगे अपनी हार मान ली। अकबर ने खुश होकर बीरबल को सोने के सिक्कों से भरा थैला दिया। समझदारी का घड़ा। एक बार बादशाह अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उसे दरबार से निष्कासित कर दिया। बीरबल बिना कुछ बोले चुपचाप एक गांव में चला गया। वहां जाकर उसने खेती करनी शुरू कर दी। बीरबल ने अपनी वास्तविक पहचान सबसे छिपाकर रखी। कुछ ही दिनों में अकबर को बीरबल की कमी का एहसास होने लगा। उन्होंने बीरबल को खोजने के लिए पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि उन्हें समझदारी से भरा घड़ा दरबार में भेजना होगा। अगर वो घड़े को समझदारी से ना भर पाए तो उन्हें उसे आभूषणों से भरकर दरबार में भेजना होगा। जब बीरबल ने ये बात सुनी तो उसने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वो घड़े को समझदारी से 1 महीने में भर देगा। वो अपने साथ एक घड़ा लेकर तरबूज के खेतों की तरफ गया। उसने एक छोटा सा तरबूज लेकर घड़े में भर दिया। उसने उसकी बेल नहीं काटी। बीरबल उसकी देखभाल करता रहा और जल्द ही तरबूज इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े से निकालना नामुमकिन हो गया। उसके बाद बीरबल ने उसकी बेल काट दी। बीरबल ने एक संदेश के साथ वो घड़ा दरबार में भेज दिया जिस पर लिखा था, जहांपनाह, इस घड़े को तोड़े या काटे बिना आप इसमें से समझदारी को निकाल लीजिए। अकबर समझ गए कि ये संदेश बीरबल का ही है।
अकबर फौरन उस गांव में गए और बीरबल को मनाकर वापस ले आए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। अकबर बीरबल एक दिन की बात है। बादशाह अकबर घोड़े पर सवार होकर आम के एक बगीचे से गुजर रहे थे। उनके साथ बीरबल, कुछ मंत्री और सैनिक थे। अचानक एक तीर सनसनाता हुआ उनके करीब से निकला और वे बाल बाल बचे। अकबर पर हुआ हमला देखा सैनिक हरकत में आ गए और फौरन उस दिशा में भागे जहां से निशाना साधा गया था। तीर एक झुरमुट के पीछे से आया था। वहां पहुंचने पर सैनिकों को एक लड़का खड़ा दिखाई दिया। वे उसे पकड़कर अकबर के सामने ले आए। अकबर स्वयं पर हुए हमले से बौखलाए हुए थे। उन्होंने लड़के से इसका कारण पूछा तो लड़का बोला, जहां पनाह माफ कीजिएगा, मेरा इरादा आपको मारना नहीं था। मैंने तो बस उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए तीर चलाया था, लेकिन मेरा निशाना चूक गया। लड़के ने एक पेड़ की ओर इशारा किया। लड़के ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन अकबर बहुत क्रोधित थे। उनके चाटुकार मंत्रियों ने उन्हें भड़काना प्रारंभ किया कि चाहे जो भी कारण रहा हो, इससे बादशाह सलामत की मौत हो सकती थी। इंसाफ होना चाहिए। जैसे इसने आपको तीरकमान से मारने का प्रयास किया, इसे भी वैसे ही मारना चाहिए। अकबर ने मंत्रियों की सलाह मान लड़के को मौत की सजा सुना दी। लड़का गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन अकबर ने उसकी एक ना सुनी। सैनिक उसे खींचकर एक आम के पेड़ के पास ले गए और उसे पेड़ के तने से बांध दिया। वे लड़के पर तीर से निशाना साधने लगे। बीरबल यह सब देख रहा था। उसे अकबर का यह निर्णय उचित नहीं लगा। वह अकबर से बोला, जहांपना, क्या आपको सच में लगता है कि इस लड़के के साथ इंसाफ हो रहा है? यदि आप इसे इसके किए का फल देना चाहते हैं तो इसके साथ वही करिए जो इसने किया था। आप सैनिकों को आदेश दीजिए कि लड़के पर नहीं आम पर निशाना साधें। यदि तीर चूक कर लड़के को लग गया तब इंसाफ होगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर को एहसास हुआ कि उन्होंने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया है। उन्होंने लड़के को माफ कर दिया। समझदारी का घड़ा। एक बार बादशाह अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उसे दरबार से निष्कासित कर दिया। बीरबल बिना कुछ बोले चुपचाप एक गांव में चला गया। वहां जाकर उसने खेती करनी शुरू कर दी। बीरबल ने अपनी वास्तविक पहचान सबसे छिपाकर रखी। कुछ ही दिनों में अकबर को बीरबल की कमी का एहसास होने लगा। उन्होंने बीरबल को खोजने के लिए पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि उन्हें समझदारी से भरा घड़ा दरबार में भेजना होगा। अगर वो घड़े को समझदारी से ना भर पाए तो उन्हें उसे आभूषणों से भरकर दरबार में भेजना होगा। जब बीरबल ने ये बात सुनी तो उसने गांव वालों को आश्वासन दिया कि वो घड़े को समझदारी से 1 महीने में भर देगा। वो अपने साथ एक घड़ा लेकर तरबूज के खेतों की तरफ गया। उसने एक छोटा सा तरबूज लेकर घड़े में भर दिया। उसने उसकी बेल नहीं काटी। बीरबल उसकी देखभाल करता रहा और जल्द ही तरबूज इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े से निकालना नामुमकिन हो गया। उसके बाद बीरबल ने उसकी बेल काट दी। बीरबल ने एक संदेश के साथ वो घड़ा दरबार में भेज दिया जिस पर लिखा था, जहां पनाह, इस घड़े को तोड़े या काटे बिना आप इसमें से समझदारी को निकाल लीजिए। अकबर समझ गए कि ये संदेश बीरबल का ही है। अकबर फौरन उस गांव में गए और बीरबल को मनाकर वापस ले आए। गाय की पहचान। एक ग्वाल जंगल में गाय चराकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में एक ठग ने ग्वाले को गाय लेते हुए देखा। उसने ग्वाल को डरा धमकाकर उससे उसकी गाय छीन ली। ग्वाल अपनी फरियाद लेकर बीरबल के पास पहुंचा। उसने बीरबल से सारी बात कह सुनाई। दूसरे दिन बीरबल ने ग्वाल को दरबार में बुलाया। उन्होंने उस ठग को भी गाय के साथ बुला लिया। बीरबल ने दोनों से पूछा, सच सच बताओ कि यह गाय किसकी है? दोनों ने एक साथ कहा, हुजूर यह गाय तुम्हारी है तो तुम्हें इसका नाम भी पता होगा। तुम दोनों बारी बारी से मेरे पास आओ और मेरे कान में गाय का नाम बताओ। इसके बाद मैं तुम्हारा न्याय करूंगा।
दोनों ने बीरबल के कान में गे का नाम बताया। बीरबल ने सबसे पहले ठग से कहा, तुमने मुझे गाय का जो नाम बताया है, अब उस नाम से पुकारकर गाय को अपने पास बुलाओ। ठग ने गाय का नाम लेकर पुकारा। गाय अपनी जगह खड़ी रही। अब ग्वाल की बारी आई। उसे प्यार से गाय को पुकारा, कपिला इधर आओ। एक अपना नाम सुनकर गाय ग्वाले के पास दौड़कर आ गई। ग्वाले ने प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरा और उसे पुचकारने लगा। बीरबल ने ठग से कहा, ये गाय ग्वाले की है। टोनर डरा धमकाकर इसकी गाय छीन ली थी। तू झूठ बोलता है। बीरबल की बात सुनकर ठग घबरा गया और उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। बीरबल ने उसे 50 कोड़े मरने की सजा सुनाई और गाय ग्वाले को सौंप दी। बीरबल के न्याय से ग्वाला प्रसन्नतापूर्वक घर लौट गया। चित्रकार का सम्मान। अकबर बादशाह घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उनके पास तरह तरह के और रंगरंग के घोड़े थे। उनमें से एक घोड़ा उन्हें बहुत प्रिय था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम इस घोड़े का एक हूबहू चित्र बनवा दो। बीरबल ने एक कुशल चित्रकार को बुलवाया। उसे अकबर का घोड़ा दिखाकर बीरबल ने कहा, तुम इस घोड़े का एक एक हूबहू चित्र तैयार कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चित्रकार ने रात दिन महान करके घोड़े का एक हूबहू चित्र तैयार किया। बीरबल ने बादशाह को वह चित्र दिखाया। चित्र वास्तव में बहुत सुंदर था। फिर भी बादशाह ने उसमें तरह तरह की भूलें खोज निकली। चित्रकार ने बादशाह की बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। बीरबल समझ गए कि बादशाह उसे पुरस्कार देना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे चालाकी कर रहे हैं। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं और आप इस चित्र के बारे में ठीक तरह समझ नहीं पाएंगे। कृपया आप अपने प्रिय घोड़े को यहाँ मंगवाइए, वही अपने चित्र को अच्छी तरह पहचान सकेगा। अकबर ने अपने प्रिय घोड़े को मंगवाया। घोड़े ने जब अपना चित्र देखा तो फौरन हिनहिनाने लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका यह प्रिय घोड़ा कलापारखी है। यह अपने हूबहू चित्र को देखकर हिनहिना रहा है। इससे पता चलता है कि चित्रकार ने अपना काम बहुत होशियारी से किया है। अकबर बादशाह तुरंत बीरबल ला इशारा समझ गए। उन्होंने चित्रकार को 1000 मुहरे देने का हुक्म दिया। चित्रकार ने बीरबल को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता के साथ वहां से चला गया। बीरबल को नौकरी मिली। अकबर और महेश दास को मिले कुछ साल बीत गए। महेश दास एक छोटे से गांव में रहता था। वो अपनी सूझबूझ और चुलबुलाहट के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसके पास ज्यादा धन नहीं था। एक दिन उसे अकबर की बात याद आई और उसने नौकरी की तलाश में आगरा जाने का निर्णय लिया। जब महेश दास आगरा पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे महल के द्वार पर ही रोक दिया। महेश ने उसे अकबर की दी हुई अंगूठी दिखाई। द्वारपाल उस अंगूठी को पहचान गया और उसने महेश से कहा, तुम्हें सम्राट अकबर जो भी इनाम दें, उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे, वरना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। महेश ने मुस्कुराते हुए द्वारपाल की ये शर्त मान ली। महेश महल के भीतर गया और राजा के आगे सर झुकाकर सलाम किया। फिर उसने अकबर को अंगूठी दिखाई। अकबर महेश को पहचान गए और बोले, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? महेश, जहांपनाह, मुझे 50 कोड़े इनाम में चाहिए। यह सुनकर सभी हैरान रह गए और उन्होंने महेश दास को पागल समझा। अकबर को भी ताज्जुब हुआ और उसने महेश से इस अजीब इनाम की वजह पूछी। महेश दास ने इसका कारण नहीं बताया। अकबर उसकी बात मान गए और एक सिपाही आकर महेश को कोड़े मारने लगा। 25 कोड़े खाने के बाद महेश दास ने सिपाही को रुकने का इशारा किया और अकबर से आग्रह किया, कृपया महल के मुख्य द्वार के द्वारपाल को बुलवाइए। जब द्वारपाल हाजिर हुआ तब महेश बोला, जहांपनाह, द्वारपाल ने मुझे अंदर आने की आज्ञा देने के लिए एक शर्त रखी थी कि मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे द्वारपाल को देना होगा। अपना वादा पूरा करते हुए मैं चाहता हूं कि बाकी के 25 कोड़े द्वारपाल को मारे जाएं। अकबर के आदेश पर द्वारपाल को 25 कोड़े मारे गए और फिर उसे कारागार में बंद कर दिया गया।
महेश दास की समझदारी से प्रभावित होकर अकबर ने उसे अपना सलाहकार नियुक्त किया और उसे नया नाम दिया बीरबल। हर बात का जवाब नहीं। अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी थे, उनमें सुल्तान खां बहुत धूर्त था। जब भी मौका मिलता वह बादशाह के कान भरता रहता। वह हमेशा बीरबल का विरोध करता था, किंतु वह यह भी जानता था कि बादशाह अकबर बीरबल को बहुत ज्यादा चाहते हैं। वह दरबार में अपनी हैसियत मजबूत करना चाहता था। वह चाहता था कि उसके बेटे को दरबार में कोई पद मिल जाए। इसके लिए मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि मैं हर दिन अपने बेटे को दरबार में ले जाया करूंगा और मौका मिलते ही जहांपनाह से उसकी सिफारिश करूंगा। बीरबल की तेज आंखों से यह बात छिपी हुई न रह सकी। उन्होंने सोचा कि सुल्तान खां अपने शैतान बेटे को अपने साथ लाने लगा है। दरबार में खंजाची का पद खाली है, वह इस पर अपने बेटे को नियुक्त कराना चाहता है। एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था। तभी अकबर ने देखा कि सब लोग आ गए हैं, बीरबल अभी तक दरबार में नहीं आए हैं। उन्होंने पूछा, बीरबल कहाँ हैं? उनके पास खड़े हुए सेवक ने बताया, वे अभी तशरीफ नहीं लाए। जहांपनाह अकबर के चेहरे पर थोड़ी नाराजी दिखाई दी। सुल्तान खां ने बादशाह की ओर देखा और मन ही मन खुश हुआ। उसने अपने बेटे से कहा, बादशाह सलामत बीरबल से नाराज लग रहे हैं, यही मौका है अपनी बात कहने का। वह अपनी जगह से उठा और बादशाह से निवेदन किया, जहांपनाह, आजकल बीरबल दरबार के प्रति लापरवाह हो गए हैं। उन्हें दरबार के वक्त का पाबंद तो होना ही चाहिए। अकबर ने कहा, लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुल्तान खां ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला, जी जहांपनाह। इस पर अकबर ने सुल्तान खां से कहा, सुल्तान खां तुम ही कोई तरीका बताओ। सुल्तान खां बोला, जी आज आप उनकी कोई बात नहीं सुनिएगा, वे कुछ भी कहें उसका एक ही जवाब दीजिएगा, नहीं। बादशाह अकबर ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, ठीक है, उनकी हर बात के जवाब में मैं नहीं कहूंगा। अकबर ने मन में सोचा, यह बीरबल को फंसाने की नई चाल है, देखते हैं कि इस बार बीरबल अपना बचाव किस प्रकार करते हैं। कुछ देर बाद बीरबल, तुम्हें देर कैसे हो गई? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। अकबर बोले, हमें तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। बीरबल समझ गए कि इसमें जरूर सुल्तान खां की कोई चाल है, फिर भी उन्होंने कहा, मैं सच कह रहा हूं, जहांपनाह, मैं माफी चाहता हूं। नहीं, माफी नहीं मिलेगी, अकबर ने सीधा सा उत्तर दिया। ठीक है जहांपनाह, तो फिर राजकाज के मामले निपटाए जाएं, बीरबल ने निवेदन किया। इस पर अकबर ने फिर नहीं में उत्तर दिया। बीरबल समझ गया कि आज बादशाह हर बात पर नहीं कहेंगे। उन्होंने पुनः निवेदन किया, तो फिर मुझे घर जाने की आज्ञा दी जाए। किंतु अकबर ने फिर कहा, नहीं, हरगिज नहीं। बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां के चेहरे पर मुस्कान है, वह अपने बेटे से धीरे धीरे कुछ वह कह रहा था। तभी बीरबल को एक नई युक्ति सूझी। उन्होंने निवेदन किया, जहांपनाह, आपसे एक प्रार्थना है, सुल्तान खां के बेटे को नया खजांची नियुक्त कर दें। बादशाह अकबर तो आज नहीं कहने का मन बना चुके थे। उन्होंने जोर देकर कहा, नहीं बीरबल, नहीं। बीरबल ने झुककर आदाब किया और बोले, आपकी जैसी मर्जी जहांपनाह। अकबर समझ गए कि बीरबल ने सुल्तान खां के तीर से ही सुल्तान खां को घायल कर दिया है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरे दिन दरबार में बीरबल ने देखा कि सुल्तान खां और उसका बेटा दोनों अनुपस्थित थे। वह मन ही मन बोले, चलो, उस धूर्त से छुटकारा मिला, मजबूत तलवार और अटूट ढाल। एक बार एक व्यापारी अकबर के दरबार में आया। अकबर के आगे सिर झुकाकर उसने बोला, जहांपनाह, ये दुनिया की सबसे अटूट ढाल है, कोई भी अस्त्र इसे नहीं तोड़ सकता।
फिर उसने एक तलवार निकाली और अकबर से बोला, इसकी धार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये दुनिया की हर चीज को काट सकती है। सभी दरबारी व्यापारी की बात से प्रभावित थे, परंतु बीरबल को उसके दावे पर शक था। उसने व्यापारी से कहा, मैं साबित कर सकता हूं कि तुम्हारी कोई एक बात गलत है। असंभव, व्यापारी बोला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपनी इस ढाल को पकड़ो और मैं तुम्हारी ही तलवार से उस पर वार करता हूं। मैं इस तलवार से इस अटूट ढाल को तोड़ दूंगा। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की प्रशंसा की और व्यापारी को महल से बाहर निकाल दिया। न्याय या सोने के सिक्के। अकबर अक्सर बीरबल से सवाल पूछते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम सोने के सिक्कों और न्याय के बीच में क्या चुनोगे? बीरबल ने जवाब दिया, बेझिझक मैं सोने के सिक्कों को ही चुनूंगा। बीरबल का ये जवाब सुनकर हर कोई अचंभित रह गया। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, उन्होंने उसे लालची कहा। अकबर उसके इस जवाब से बहुत हताश हुए और बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल बोला, हुजूर आपके राज्य में हर किसी को न्याय मिलता है, इसलिए मैं सोने के सिक्के चुनूंगा। अकबर के साथ साथ सभी दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। अकबर ने खुश होकर बीरबल को सोने की अशर्फियां दी। बीरबल की बेटी। एक बार बीरबल अपनी 10 साल की बेटी को लेकर राजमहल आया। अकबर उस प्यारी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे बहुत से तोहफे और मिठाइयां दी। फिर अकबर ने उससे पूछा, प्यारी बच्ची, क्या तुम फारसी बोलना जानती हो? बच्ची ने जवाब दिया, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम। ये जवाब सुनकर अकबर उलझन में पड़ गए और उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने कहा, हुजूर मेरी बेटी का ये मतलब है कि वो उनसे कम जानती है जिन्हें इस भाषा में महारत हासिल है, और उन लोगों से ज्यादा जानती है जिन्हें इस भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं। ये सुनकर अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल तुम्हारी बेटी ने तुमसे ही हाजिर जवाबी सीखी है। बीरबल को अपनी बेटी पर गर्व हुआ। कसाई और अनाज का व्यापारी। अकबर के राज्य में एक कसाई रहता था जो मांस बेचकर अपनी जीविका चलाता था। वो जो भी धन कमाता अपनी पोटली में रख देता। एक दिन एक व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उससे मांस मांगा। कसाई ने झटपट मांस काटकर बांध दिया। अनाज के व्यापारी ने चुपके से कसाई की पोटली चुरा ली और उसी से कसाई को सिक्के देने लगा। कसाई चिल्लाया, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरी पोटली है। व्यापारी बोला, तुम क्या बात कर रहे हो, ये मेरी पोटली है। जल्द ही वो दोनों इस बात पर झगड़ने लगे। अन्य दुकानदार भी कसाई के दुकान पर इकट्ठा हो गए। सभी ने सुझाव दिया कि मामले को बीरबल के पास लेकर चलना चाहिए। बीरबल ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर व्यापारी से पोटली मांगी। उसने पोटली के सिक्कों का निरीक्षण किया और पाया कि सिक्कों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या झगड़े के दौरान कसाई ने तुम्हारे हाथों से पोटली छीनने की कोशिश की? व्यापारी बोला, उसने पोटली लेने की कोशिश तो की थी पर मैंने लेने नहीं दी। बीरबल सारी बात समझ गया और अपना फैसला सुनाया, ये पोटली कसाई की ही है, क्योंकि इन सिक्कों पर खून के धब्बे हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब कसाई ने उन सिक्कों को छूकर पोटली में डाला हो। कसाई ने बीरबल के न्याय की प्रशंसा की। अनाज के व्यापारी को चोरी के लिए जेल में डाल दिया गया। उत्तम तस्वीर। हरिनाथ एक प्रतिभावान चित्रकार था। एक बार एक व्यापारी उसके पास आया। व्यापारी ने उससे अपनी एक तस्वीर बनाने को कहा। हरिनाथ को पैसे कमाने का ये एक अच्छा अवसर लगा। हरिनाथ व्यापारी के घर गया और वहीं रहकर उसकी तस्वीर बनाने लगा। जब तस्वीर पूरी हुई तो उसने व्यापारी को वो तस्वीर दिखाई। व्यापारी को वो बहुत पसंद आई, पर उसने सोचा अगर वो इसकी तारीफ करेगा तो उसे इसके पैसे देने होंगे। उसने तस्वीर में कमियां निकालनी शुरू कर दी। हरिनाथ ने दूसरी तस्वीरें बनाई पर व्यापारी सब में सिर्फ कमियां निकालता। हरिनाथ व्यापारी की मनसा समझ गया। उसने बीरबल से मदद मांगी। दयालु बीरबल उसकी मदद को तैयार हो गया।
उसने व्यापारी को बुलाकर उससे हरिनाथ को पैसे ना देने का कारण पूछा। व्यापारी बोला, मैं ऐसी तस्वीर चाहता हूँ जो हूबहू मेरे जैसी हो, पर हरिनाथ ऐसी तस्वीर बनाने में नाकामयाब रहा। बीरबल ने हरिनाथ को व्यापारी की एक और तस्वीर बनाने को कहा। उसने व्यापारी से कहा कि अगर उसे ये तस्वीर पसंद न आए तो उसे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन व्यापारी बीरबल के घर गया। बीरबल ने तस्वीर की तरफ इशारा किया जो कपड़े से ढकी थी। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वहां शीशा था। व्यापारी के नाराज होने पर बीरबल ने कहा, तो हूबहू तुम्हारे जैसा है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हरिनाथ को भारी इनाम दिया और उससे क्षमा मांगी। बीरबल और अंगूठी चोर की कहानी। एक दिन भरे दरबार में राजा अकबर ने अपना अंगूठी खो दिया। जैसे ही राजा को यह बात पता चली, उन्होंने सिपाहियों से ढूंढने को कहा पर वह नहीं मिला। राजा अकबर ने बीरबल से दुखी मन से बताया कि वह अंगूठी उनके पिता की अमानत थी जिससे वह बहुत ही प्यार करते थे। बीरबल ने जवाब में कहा, आप चिंता ना करें महाराज, मैं अंगूठी ढूंढ लूंगा। बीरबल ने दरबार में बैठे लोगों की तरफ देखा और राजा अकबर से कहा, महाराज, चोरी इन्हीं दरबारियों में से ही किसी ने किया है। जिसके दाढ़ी में तिनका फंसा है उसी के पास आपका अंगूठी है। जिस दरबारी के पास महाराज का अंगूठी था वह चौंक गया और अचानक से घबराहट के मारे अपनी दाढ़ी को ध्यान से देखने लगा। बीरबल ने उसकी हरकत को देख लिया और उसी वक्त सैनिकों को आदेश दिया और कहा, इस आदमी की जांच किया जाए। बीरबल सही था, अंगूठी उसी के पास थी। उसको पकड़ लिया गया और कारागार में कैद कर लिया गया। राजा अकबर बहुत खुश हुए। कहानी से शिक्षा। एक दोषी व्यक्ति हमेशा डरता रहता है। कसाई और अनाज का व्यापारी। अकबर के राज्य में एक कसाई रहता था जो मांस बेचकर अपनी जीविका चलाता था। वो जो भी धन कमाता अपनी पोटली में रख देता। एक दिन एक व्यापारी उसकी दुकान पर आया और उससे मांस मांगा। कसाई ने झटपट मांस काटकर बांध दिया। अनाज के व्यापारी ने चुपके से कसाई की पोटली चुरा ली और उसी से कसाई को सिक्के देने लगा। कसाई चिल्लाया, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरी पोटली है। व्यापारी बोला, तुम क्या बात कर रहे हो, ये मेरी पोटली है। जल्द ही वो दोनों इस बात पर झगड़ने लगे। अन्य दुकानदार भी कसाई के दुकान पर इकट्ठा हो गए। सभी ने सुझाव दिया कि मामले को बीरबल के पास लेकर चलना चाहिए। बीरबल ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर व्यापारी से पोटली मांगी। उसने पोटली के सिक्कों का निरीक्षण किया और पाया कि सिक्कों पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या झगड़े के दौरान कसाई ने तुम्हारे हाथों से पोटली छीनने की कोशिश की? व्यापारी बोला, उसने पोटली लेने की कोशिश तो की थी पर मैंने लेने नहीं दी। बीरबल सारी बात समझ गया और अपना फैसला सुनाया, ये पोटली कसाई की ही है, क्योंकि इन सिक्कों पर खून के धब्बे हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब कसाई ने उन सिक्कों को छूकर पोटली में डाला हो। कसाई ने बीरबल के न्याय की प्रशंसा की। अनाज के व्यापारी को चोरी के लिए जेल में डाल दिया गया। बारात। अकबर के दरबार में बहुत से दरबारी बीरबल से जलते थे। एक बार अकबर अपने कुछ दरबारियों के साथ महल की छत पर खड़े थे। एक दरबारी ने शिकायत करते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, आप सिर्फ बीरबल के ही सुझाव मानते हैं, बहुत समय पहले की बात है, सलाह सुनते ही नहीं। विजयनगर नाम का राज्य था। दुख हुआ कि कुछ दरबारी के राजा थे कृष्णदेव राज हैं। उन्होंने वह हमेशा अपनी प्रजा और राज्य के सुख व शांति के लिए काम करते रहते थे। तभी अकबर को महल उनके राज्य में तेनालीराम नाम का एक कवि भी था जो बेहद ही उस दरबारी को ये पता करने भेजा कि बारात इसी कारण राजा बिना उसकी सलाह दूल्हे से भी पूछताछ करने के बाद वो दरबारी खुशी बात राज्य के सभी दरबारियों को बहुत अकबर ने बीरबल से कहा और वो मौका ढूंढते रहते थे करके आए। उन्हें तेनालीराम को नीचा दिखाने का मौका वापस आ गया। एक दिन राजा ने सभी मंत्रियों और दरबारियों को राज्य सभा में हाजिर होने को कहा।
दरबारी उन्होंने सभी को संदेश भिजवाया कि उन्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए जिसका उत्तर जानने के लिए वह बहुत उत्सुक है। अकबर ने वही सवाल बीरबल से अगले दिन सभी दरबारी जवाब दिया और मंत्री जहां राज्यसभा में इलाहाबाद रहे हैं सभी जानने के लिए बेताब थे कि आखिर राजा किस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। बीरबल का सुझाव तभी राजा ने सभी लोगों का कार्य खत्म नहीं करता बल्कि उस कार्य से जुड़ी हर बात की जानकारी रखता है। बीरबल आने वाली समस्या को पहले ही मान लेता है और उसका समाधान भी खोज लेता है। मैं उस जगह दरबारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कोई जानता है कि स्वर्ग कहाँ है। अनोखा था यह बात सुनकर सभी एक दिन कुछ परेशान थे। बीरबल ने कि राजा को कैसे बुलाएं सुनाया जिससे अकबर को गुस्सा आ गया है। अकबर ने बीरबल से कहा ऐसे में यहाँ से चले जाओ और दोबारा अपना चेहरा मत दिखाना और कहा बीरबल शहर छोड़कर चला गया। स्वर्ग जब अकबर का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें बीरबल की याद सताने लगी। अकबर जानते थे सभी के मुंह से एक ही जवाब सुनते ही राजा ने तेनाली मुनादी करवाई क्यों तेनालीराम बिना जानते के स्वर्ग में चले मगर फिर भी उसके सिर पर तेनालीराम बोला जी महाराज इनाम दिया जाएगा है स्वर्ग कहाँ है। कुछ दिनों के बाद आपको वहाँ ले जाने के लिए मुझे 2 महीने का समय और करीब 10,000 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। तेनालीराम की बात सुनकर राजा तैयार हो जाते हैं अपना इनाम लेने आया हूँ। वह कहते हैं तेनाली ने उसे इनाम दिया और बोले अब मुझे उस व्यक्ति के पास ले चलो जिसने तुम्हें यहाँ चारपाई को सिर पर रखकर लाने को कहा होगा। ग्रामीण अकबर को अपने गांव ले गया। बीरबल वहां किसान बनकर रह रहा था। राजा के यह बात बीरबल से माफी दरबारी मन ही वापस चलने को कहा। सोचने लगे उनकी बात मान गया। आम का पेड़ किसका है। तेनालीराम को दंड तो एक बार 2 भाई राम और श्याम एक आम के पेड़ के लिए लड़ रहे थे। राम ने कहा कि उसने राजा से 10,000 सोने के सिक्के लिए उसका और वहां से बाहर की ओर हल नहीं निकाल पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 महीने ही निकल गए। बीरबल ने स्थिति का विश्लेषण किया और दोनों भाइयों से कहा कि वे पूरे आम दरबार में बातें होने बराबर में तेनाली 10,000 सोने के बराबर लेकर भाग गया। बीरबल की बात सुनकर जब राजा के कान तक पहुंची जबकि श्याम ने पेड़ तेनालीराम पर बहुत गुस्सा हुए क्योंकि उसने पूरे 3 साल अपने सिपाहियों को आदेश दिया बीरबल कि वो किसी भी हाल में तेनाली को असली मालिक कौन है। उन्होंने कहा तेनालीराम की खोज में निकल ही रहे के नाम से श्याम परेशान हो गया था। खुद ही हाजिर हो गए। इसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति इसे तुरंत काटने के लिए राजी नहीं हो सकता। तेनालीराम बोला कहानी से सीख में स्वर्ग की खोज में मालिक वो है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। स्वर्ग तेनाली बोला जी महाराज चतुराई की कहानी दिल्ली में एक ईमानदार साहूकार रहता था। तेनाली एक बार 2 ठग सेठ के भेष में उसके पास आए और अगले दिन राजा सभी दरबारियों के जेवरात बेचना को लेकर स्वर्ग देखने के लिए निकल पड़े। निवेदन है कि आप तेनालीराम उन्हें दूर जंगलों के बीच बड़ी कृपा होगी और वहाँ कुछ समय आराम के बाद छलकपट से परे एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। चलते चलते सभी पूरी तरह थक चुके थे। इसलिए राजा के साथ साथ सभी ने तेनाली की यह सलाह मान ली। मैं आपको नहीं कह सकता। वह जंगल बहुत ही सुंदर और मनमोहक था इसलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़ना होगा। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे जिन पर रंग बिरंगे फूल और फल लदे हुए थे। सेठ के राजा ने कुछ देर वहां विश्राम किया तक इन जेवरातों को अपने पास जिस तरह के वातावरण की कामना बात का ध्यान रख रहे। जब हम दोनों एक साथ इस जंगल में उन्हें लेने आए हो रहा था इन्हें लौटाइएगा। एक मंत्री ने राजा को स्वर्ग जाने की बात लौटाई। स्वर्ग जाने की बात याद आते ही राजा ने तेनालीराम से साहूकार के हवाले कर वहां से आगे बढ़ गए। महाराज मैं 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास वापस आया और बोला हम ये जेवरात आपके पास नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल वैसी ही नहीं लगा कृपा कर इन्हें वापस दे दीजिए। आप स्वर्ग के बारे में हम लोग कल दोपहर फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। बात में तो बिल्कुल भी साहूकार ने पूछा आपके दूसरे साथी कहाँ हैं और मन को प्रसन्न कर देने वाला है। उस ठग ने उंगली से अपने दूसरे साथी की ओर इशारा कर साहूकार
साहूकार को बतलाया। यह बात तिराहे पर मेरा दूसरा साथी महाराज एक मित्र से वार्तालाप कर रहा है, जैसा अनुभव कराने वाली जगह पर ही मैं आपके पास आया हूँ। क्या कामना साहूकार ने भी जिसका वाकई में कोई तिराहे पर खड़ा देखा तो उसने विश्वास कर राजा को तेनाली की बात समझ में आ जाती है। वह ठग जेवरात लेकर चला गया है। तेनाली तुम कुछ समय बीता तो दूसरा ठग साहूकार के पास आया और जेवरात मांगने लगा थे। तेनालीराम इस पर साहूकार बोला, जब आप तिराहे पर अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे थे तब आपका दूसरा साथी आया था और वह जेवरातों को ले गया। ये अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर आए हैं। तो उसने आपकी ओर इशारा कर बताया कि आपके ही कहने पर वह आया है। यह बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और राज्य लौटकर तेनालीराम को उसकी बुद्धिमानी के लिए इनाम देते हैं। लिए बिना वहां से जाने को तैयार कहानी से सीख वह कहने लगा, तेनालीराम और स्वर्ग की खोज कहानी से सीख मिलती है कि बुद्धि से अगर काम लिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता। किया क्यों? बस जरूरत ने गलती की है सही दिशा में सोचने की। अब इसका फल मैं क्यों? तेनालीराम जब बड़े हुए आपने तो किया है बुद्धिमानी के चर्चे पूरे गांव में होने लगे। नम्रता पूर्वक भी कोई किसी समस्या में पड़ता उस समय तेनालीराम के पास उसके समाधान हेतु चला जेवरात लेने आया था। तेनालीराम भी अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर चुटकी बजाते ही समस्या का समाधान कर देते। तेनालीराम बुद्धिमान तो थे ही, साथ ही एक श्रेष्ठ कवि भी थे और उनकी वाक्पटुता का तो कोई सानी ही नहीं था। गांव वाले अक्सर उनसे वाद बढ़ता चला गया। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार भी बिना जेवरात के मानने को तैयार। तेनालीराम का विवाह जब उसे जेवरात कन्या से हो चुका अपने परिवार के उज्ज्वल भविष्य की कामना में तेनालीराम उसे बदनाम कर महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में जाने की आकांक्षा बलवती होने लगी। जो जी में आए वो करो। उन्हें ज्ञात नहीं था ने शीघ्र ही जाकर महाराज के दरबार यहाँ न्याय की दरख्वास्त से एक दिन महाराज कृष्णदेव राय के दरबार के राजगुरु तेनालीराम के गांव पधारे। बीरबल ने आदेश का पालन को जब ये ज्ञातकार को बुलवाया तो वह भागे भागे राजगुरु के बीरबल के सामने उपस्थित हुआ। अपने घर भोज पर आमंत्रित कर लिया। बड़े राजगुरु जब तेनालीराम के घर आए तो तेनालीराम और बीरबल को तब यकीन हो गया बहुत आदर सत्कार आवाज उठा है। बहुत सेवा शुश्रूषा की। तेनालीराम ने उन्हें अपनी कविताएं सुनाई और अपनी वाक्पटुता से लेने का मनोरंजन भी किया। साहूकार तुम्हें जेवरात उन्हें पूर्ण आशा थी कि उनकी सेवा अकेले कला से प्रसन्न होकर तुम्हारा दूसरा साथी कहा कृष्णदेव राय के दरबार तक पहुँचने में जवाब की सहायता करेंगे। राजगुरु ने गांव से प्रस्थान करने के पूर्व तेनालीराम को आश्वासन दिया इन्हें मेरे नगर पहुँचते ही महाराज से उनकी सिफारिश करेंगे लाना। और इस संबंध में समझ गया कि अब संदेश कोई चालकी नहीं चलेगी। तेनालीराम प्रसन्न हो गए। वह वापस चला गया से प्रतिदिन राजगुरु के संदेश की प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन राजगुरु इस न्याय से बहुत आना था नहीं आया। वास्तव में राजगुरु तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा कर भयभीत हो गए थे। उन्हें भय था कि यदि तेनालीराम राज दरबार में आ गए तो उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा कम